नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, जब ये कोविड-19 की महामारी आई तो इससे निपटने के लिए सरकार ने काफ़ी सारे कदम उठाए और उसमें से एक था पीएम केयर्स फंड को इस्टेब्लिश करना, ताकि आम जनता से, वेरियस कंपनी से, कॉरपोरेशन से, पीएसयू से चंदा लिया जा सके, डोनेशन लिया जा सके और सरकार बेहतर ढंग से इस महामारी से निपट सके। बेसिक डिटेल्स की बात करें पीएम केयर्स फंड के बारे में, इसको पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पे इस्टेब्लिश किया गया था और ट्रस्ट डीड जो है वो रजिस्टर्ड है 27 मार्च 2020 की। इस फंड में फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया जा सकता है और अगर आप पैसा देते हो, इस फंड में डोनेट करते हो, तो आपको 100% टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। ये पीएम केयर्स फंड देखो, एक दूसरा फंड प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से अलग है। मकसद क्या है? जैसा हमने डिस्कस किया, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी या फिर किसी दूसरी तरह की इमरजेंसी, कैलमिटी, डिस्ट्रेस, चाहे मैन मेड हो या फिर नेचुरल हो, इन सब से निपटने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये मकसद है इस फंड को इस्टेब्लिश करने का। इस फंड में ये भी शामिल है, फंड की सहायता से जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बूस्ट किया जाएगा, फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा, रिसर्च के लिए भी फंडिंग की जाएगी। फंड को कंपोजिशन करने के लिए जो कमेटी है, ट्रस्टी है मतलब इस फंड के, प्रधानमंत्री देखो चेयरमैन हैं, इसके अलावा मेंबर्स हैं डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हो। इसके अलावा फंड को एडमिनिस्टर करने के लिए जो कमेटी है उसमें 3 और ट्रस्टी हो सकते हैं जिनको नॉमिनेट किया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा। वो एमिनेंट पर्सन्स होंगे रिसर्च, हेल्थ साइंस, सोशल वर्क, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलैंथ्रोफी की फील्ड में। समझ गए? प्रधानमंत्री चेयरमैन, उसके अलावा 6 मेंबर्स, 3 तो ये मिनिस्टर्स प्लस में 3 ऐसे पर्सन्स जो एमिनेंट होंगे हेल्थ साइंस, सोशल वर्क, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलैंथ्रोफी, इन फील्ड्स में। इस फंड को लेकर देखो काफ़ी सारे कंसर्न्स थे। सबसे पहला कंसर्न तो ये था कि भैया ऑलरेडी एक फंड था, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, तो फिर नए फंड को इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता ही क्या थी? ये पहला कंसर्न। दूसरा कंसर्न ये है, गवर्नमेंट का कहना है ये फंड जो है आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत नहीं आता है, तो फंड से संबंधित जो जानकारी है वो नहीं दी जा सकती आरटीआई के थ्रू। मतलब कोई आरटीआई लगाता है तो इस फंड के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी प्रधानमंत्री ऑफिस के द्वारा। प्रधानमंत्री ऑफिस का कहना है ये फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 2 क्लास एच में नहीं आता है। अगर हम बात करें इसके समकक्ष जो दूसरा फंड है, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, जिसके बारे में हमने कहा था कि ऑलरेडी ये फंड है, तो फिर नया पीएम केयर फंड इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता ही क्या थी? तो क्वेश्चन उठता है कि ये पुराने वाला जो फंड है प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, क्या ये आरटीआई के अंतर्गत आता है या फिर नहीं आता है? तो इसके बारे में आर्टिकल में कहा जाता है, ये देखो एम्बिगुअस है। हाईकोर्ट्स की वेरियस जजमेंट्स हैं, तो कुछ जजमेंट्स कहती हैं कि ये आरटीआई के अंतर्गत आता है, कुछ कहती हैं नहीं आता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने डायरेक्ट किया हुआ है कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से संबंधित जो जानकारी है वो पब्लिक डोमेन में रिलीज की जाए, बट पूरी तरह से इस फंड से संबंधित जानकारी भी पब्लिक डोमेन में रिलीज नहीं की गई है। और नए फंड के बारे में तो सरकार ने साफ तौर पे बोल दिया है, हमारे अनुसार ये आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है, तो हम जानकारी नहीं देंगे। नेक्स्ट कंसर्न ये है, सरकार कहती है ये फंड जो है पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, बट आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने माना है कि ये फंड सेटअप किया गया है सरकार के द्वारा और प्रधानमंत्री समेत दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो उस कमेटी में शामिल हैं जो इस फंड को एडमिनिस्टर कर रही हैं। और कई सारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज ने अपनी 1 दिन की सैलरी डोनेट की है इस फंड के अंदर। इवन सरकार ने यह भी प्रोविजन किया है, कोई कंपनी अगर इस फंड में डोनेट करती है तो वो सीएसआर के अंतर्गत आएगा।
अरे भैया इतने सारे प्रोविजन आपने कर दिए, फिर भी आप बोलते हो ये फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो ये तो गलत है ना। अगर ये फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो फिर बहुत सारे एम्प्लॉइज की एक दिन की सैलरी क्यों काटी? एक दिन की सैलरी उन्होंने वॉलंटरी नहीं दी, अपने आप काट ली। अगर ये फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो फिर क्यों कंपनीज को ये सुविधा दी जा रही है कि आप जो पैसा इस फंड में दोगे वो CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आएगा। मतलब फैसिलिटीज तो सारी वही दी जा रही हैं जो कि एक पब्लिक अथॉरिटी अवेल कर सकती है, तो फिर पब्लिक अथॉरिटी क्यों नहीं है ये फंड? ये क्वेश्चन उठता है। नेक्स्ट कंसर्न ये है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सरकार ने अभी तक तो बताया नहीं कि कितने पैसे इस फंड में आ चुके हैं। हाँ, इतना जरूर है, पिछले महीने नहीं, मई में सरकार ने अनाउंस किया था कि इस फंड से 3100 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च किए जाएंगे वेंटिलेटर्स पर, माइग्रेंट वर्कर्स वेलफेयर की तरफ और वैक्सीन डेवलपमेंट में। समझ गए? तो ये कंसर्न है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस फंड में, पता नहीं है कि अभी तक कितना पैसा आ चुका है इस फंड में। नेक्स्ट, चूंकि देखो बजट से सरकार ने पैसा नहीं दिया है इस फंड में, इसलिए कैग जो है वो ऑडिटिंग नहीं कर सकती इस फंड की। कैग उन चीजों की ऑडिटिंग करती है ना जिसके लिए सरकार बजट से पैसा एलोकेट करती है, बट इस फंड में पैसा जो है वो बजट से एलोकेट नहीं किया गया है, तो फंड की जो ऑडिटिंग है वो कैग नहीं कर सकती। अब देखो इन सब कंसर्न्स को लेकर केस फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि इसका जो पैसा है वो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में डाल दिया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं इस फंड को लेके। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें बोली अपनी जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई आवश्यकता नहीं है इस पैसे को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में डालने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा PM केयर्स फंड जो है ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और फंड्स वॉलंटरी दिए जा रही हैं जनता के द्वारा इस फंड में, तो इसलिए कोई आर्ग्यूमेंट बनता नहीं कि PM केयर फंड का पैसा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में डाल दिया जाए। अगर डोनर चाहें, करदाता चाहें, तो वो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में भी दान कर सकते हैं। कैग ऑडिटिंग की भी आवश्यकता नहीं है और फ्रेश नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की भी आवश्यकता नहीं है कोविड-19 से लड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इवन स्टैंडर्ड्स जारी करने से भी मना कर दिया कोविड-19 से लड़ने के लिए, रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से सारे कंसर्न्स को दरकिनार करते हुए अपनी जजमेंट दी, लेकिन लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है देखो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने ढंग से इस कोविड-19 की महामारी से निपट रही हैं, बट इस मुश्किल की घड़ी में हम ट्रांसपेरेंसी को इग्नोर नहीं कर सकते। जनता का पैसा है, बेशक जनता ने वॉलंटरी दिया हो, हालांकि वो कंसर्न्स हैं कि एम्प्लॉइज की एक दिन की सैलरी काटी गई थी, बट मेन एसेंस ये है जनता का पैसा है, आपको बताना होगा कि किस प्रकार से आप जनता का पैसा का यूटिलाइज कर रहे हो। इससे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो और स्ट्रोंग होती है, कमजोर नहीं होती है। इस प्रकार से सरकार चीजें छुपा रही है तो शक तो है जनता का, वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा जरूरी है। याद कीजिए हमने एथिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है। अकाउंटेबिलिटी मतलब सरकार को पैसा मिल रहा है, सरकार जवाब तो देना कि फंड को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है, कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, अभी तक जवाब देना बनता है सरकार का। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।